देवरानी के लिए जेठानी ने छोड़ा ससुराल। हे भगवान, बस ये जग ना जाए। आज तो मैं ये करके ही रहूंगी। बहुत दिन हो गए मुझे रोज रोज ये सब सहते सहते। अब मेरे बस की बात नहीं है। ये गुट गुट कर जीने से अच्छा है कि मैं एक ही बार में सब खत्म कर दूं। लग रहा है कोई जाग गया है। मुझे जल्दी ही छत पर जाना होगा। बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया। एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। आखिर मैंने किया क्या? ना माँ बाप साथ है, ना पति, ना सास ससुर। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। अब मुझे जीना नहीं है। दीपिका रुको। आखिर दीपिका के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो गई। उसकी मजबूरी जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सुबह का समय था। दीपिका अभी अभी मंदिर से लौटी थी। हॉल में उसके पिता अशोक जी और माँ मीना जी बैठे थे। दीपिका, इधर आ बेटा, हमारे पास बैठ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी पापा बोलिए ना, क्या बात है? देख बेटा, अब तो बड़ी हो गई। अब जो रिश्तेदार है ना, वो भी हमें ताने मारने लगे हैं कि लड़की जवान हो गई है, इसकी शादी करवाओ। तो अब हमने फैसला किया है कि हम तेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहे हैं और जल्दी से तेरी शादी कर देंगे। क्या? नहीं पापा मम्मी जी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी तो मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। मेरी उम्र ही क्या है शादी की। आपको पता है ना, मेरी सारी सहेलियां आगे पढ़ रही हैं। मैं भी उनके साथ पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। अरे चुप हो जा, बस तेरी शादी होगी तो कुछ नहीं करेगी। दीपिका दुखी होकर वहां से चली जाती है। सच कहूँ तो अब यह लड़की ना हम पर बहुत बड़ा बोझ बन गई है। इसे जल्दी से विदा कर देते हैं, सिर से बोझ उतर जाएगा। दीपिका अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां मीना जी आती हैं। देख दीपिका, रो मत। एक न एक दिन हर लड़की की शादी होती है। हर लड़की को अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। अब तेरी उम्र हो गई है और देख, हम नहीं चाहते कि इस उम्र में तू कहीं गलत संगत में पड़ जाए या किसी के चक्कर में पड़कर कुछ उल्टा सीधा कर ले। मम्मी प्लीज, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बस मुझे अभी शादी नहीं करनी। अच्छा, मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ तो तू ना किए जा रही है। तेरे से एक बार बोल दिया ना कि तेरी शादी अब होगी तो होगी। तभी दरवाजे पर भाई आ जाता है। अरे बहन, जब एक दिन तुझे शादी करनी है तो अभी इतना फालतू का नाटक क्यों कर रही है? ठीक है, कर लूंगी मैं शादी। ढूंढ लीजिए आप लोग अच्छा रिश्ता। दीपिका का भाई और मीना जी वहां से चले जाते हैं। पता नहीं शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी। पता नहीं शादी के बाद मुझे कैसा ससुराल मिलेगा। एक आलीशान घर में आरोही सोफे पर बैठकर लैपटॉप चला रही थी। उसके आसपास उसके घर वाले खड़े हुए थे। अरे मेरी प्यारी बहू, देख तो तूने कितना अच्छा और बड़ा घर लिया है हमारे लिए। एकदम महल जैसा घर है। मैं तो अभी तुम्हारे ससुर जी से यही बोल रही थी कि जब तूने इतना बड़ा घर ले ही लिया है तो अब एक बढ़िया सी 4 पहिए वाली लग्जरी कार भी ले ले। हाँ बहू, अब हमारे बेटे अगर उन पुरानी और सस्ती गाड़ियों में अपने ऑफिस जाएंगे तो लोगों के सामने अच्छा थोड़ी लगेगा। और तू अपना खुद का इतना बड़ा बिजनेस कर रही है। तेरे पापा भी इतने अमीर हैं तो एक बढ़िया सी लग्जरी कार ले ले, फिर हम सब लोग कहीं दूर घूमने जाएंगे। हाँ ठीक है माँ जी, देखते हैं, मैं सोचूंगी इस बारे में। भाभी, संडे को तो आपका ऑफिस का हॉलीडे रहता है ना, तो हम लोग ना इस बार किसी बड़े मॉल में शॉपिंग करने चलेंगे। अच्छा, क्या क्या खरीदना है तुझे? मुझे अपने लिए बहुत सारी ड्रेसेस खरीदने हैं। और वैसे भाभी, वो जो अभी मार्केट में न्यू ट्रेंड वाली ड्रेस चल रही है ना, जो सबसे महंगी है, आप अपने लिए वही वाली लेना। आप पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं अपने लिए भी खरीदूंगी और तेरे लिए भी ट्रेंडिंग ड्रेस खरीदूंगी। आखिर तू मेरी प्यारी ननद जो है। अगले दिन आरोही जल्दबाजी में अपने ऑफिस जा रही थी। अरे बहू, आराम से जा, इतनी हड़बड़ी मत कर। और सुन, ऑफिस के काम की ज्यादा टेंशन मत लिया कर। और हाँ, अच्छे से सीट बेल्ट बांध लेना बेटा, ज्यादा प्रेशर मत लेना दिमाग पर। आराम से काम करना, शाम को जल्दी घर आ जाना। तभी आरोही का पति आलोक भी वहां आ जाता है। हाँ बेबी, तुम अच्छे से ड्राइव करके जाना और कोई भी ज्यादा हेडेक मत लेना। अगर ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे तुरंत कॉल करना। थैंक्स, बट मैं मैनेज कर लूंगी। ओके बाय। अरे वैसे बहू, मैं ये बोल रही थी ना कि अगले हफ्ते मुझे अपने एक दूर के रिश्तेदार की शादी में जाना है और वहाँ पर ना मेरी वो जो छोटी बहन है वो भी आएगी। वो ना बहुत ज्यादा घमंड दिखाती है। उसने अभी हाल ही में एक नया गोल्डन नेकलेस खरीदा है और मुझे दिखा दिखा कर बहुत एटीट्यूड मार रही थी। तो आप क्या चाहती हैं माँ जी? अरे वो तुम्हारी सैलरी भी आने वाली है और जो तुम्हारे मायके से हर महीने पैसे आते हैं ना, वो भी बस आने ही वाले होंगे। तो मैं सोच रही थी कि तुम मेरे को अच्छा सा नेकलेस खरीद देती। देखो, मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ, अगर तुम आसानी से दिला सको तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अरे सासू माँ, आप तो मेरी अपनी माँ जैसी हो। हमारे पास पैसों की कौन सी कमी है। मैं आज ही आपको एक ऐसा बढ़िया डायमंड गोल्ड नेकलेस दिलाऊंगी कि जिसे देखकर आपकी वो बहन जल भुनकर राख हो जाएगी। आरोही मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है और अपने ऑफिस में पहुंचती है।
आरोही, तुम कितनी लकी हो, इतना बड़ा बिजनेस, इतना पैसा और ऊपर से ससुराल वाले भी एकदम बढ़िया। सच कहूँ तो हाँ, तुम लोगों को पता है मेरे ससुराल वाले इतने केयरिंग है कि मैं क्या बताऊँ। सुबह शाम बस मेरी सेवा में ही लगे रहते हैं, पूछते रहते हैं बहू कैसी है, खाना खा लिया, ऑफिस में ज्यादा टेंशन तो नहीं ली। अरे वाह, आजकल ऐसा ससुराल कहाँ मिलता है। सच में भगवान ने मुझे सबसे अच्छी फैमिली दी है, किसी के ससुराल वाले इतने अच्छे नहीं होते। उधर आरोही के जाते ही घर का माहौल एकदम बदल जाता है। हॉल में कामिनी जी, राजेश जी, आलोक, विकास और तान्या बैठे थे। उस आरोही को क्या लगता है कि हम सच में उसके सगे हैं? अरे वो पैसा कमाती है और दूसरी बात उसके मायके वाले भी अंधा पैसा भेजते हैं। उसकी फैमिली अमीर है, इसीलिए हम उसके आगे पीछे घूमते हैं और उसकी सेवा करते हैं। लेकिन सही है यार, इसी बहाने हमें पैसे तो दे देती है, अपना क्रेडिट कार्ड मुझे ऐसे ही दे देती है, मैं तो जम के शॉपिंग करती हूँ। और अभी तो भाभी मुझे वो महंगा वाला नया फोन भी दिलाने वाली है। मेरा बस चले ना तो मैं तो उसे भूखा मार दूं, लेकिन क्या करे, वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। कुछ दिनों बाद कामिनी जी, राजेश जी और विकास हॉल में एक बिचौलिए हरीश के साथ बैठे थे। देखिए हरीश जी, हमें अपने विकास के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो पढ़ी लिखी भी हो, समझदार भी हो, लेकिन घर के सारे काम करे। अरे कामिनी जी, आज के जमाने में ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? अरे ढूंढो, मिल जाएगी। देखो एक बहू आ तो गई है, वो अच्छी है, उसके पास पैसा है, लेकिन वो घर के एक काम में हाथ नहीं लगाती, उसके आगे पीछे तो हमें ही घूमना पड़ता है। तो अब ऐसी लड़की ढूंढना जो घर संभाले और सीधी सादी हो। अरे ठीक है जी, मैं ऐसा ही कोई रिश्ता ढूंढता हूँ। अगले दिन बिचौलिया हरीश अशोक जी और मीना जी के साथ बैठा हुआ था। देखिए अशोक जी, परिवार बहुत अच्छा है और बहुत पैसे वाला है, आपकी बेटी दीपिका वहाँ बहुत खुश रहेगी। अरे वाह, फिर तो रिश्ता पक्का समझिए। लेकिन वो लोग ना थोड़ा अच्छा खासा दहेज लेंगे। अरे हरीश जी, हम तो ठहरे मिडिल क्लास लोग, हम इतना दहेज कहाँ से लाएंगे? आप कुछ तो ऐसा जुगाड़ करो कि बिना बड़े दहेज के जितने हमारे पास पैसे हैं उतने में ही शादी हो जाए। एक काम करो, एक झूठ बोलना पड़ेगा। ये बात लड़की को बिल्कुल नहीं पता होनी चाहिए कि आप एक काम करना, शादी में जितना हो सकता है उतना दे देना, और फिर लड़के वालों से ये बोल देना कि हम आपको हर महीने पैसे और सामान भेजते रहेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है, ये बढ़िया आइडिया है। अगले दिन कामिनी जी और राजेश जी दीपिका को देखने उसके घर आते हैं। देखिए समधन जी, मैं फिलहाल आप लोगों को एक साथ ज्यादा लेन देन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि शादी के 1-2 महीने के बाद से मैं आपको पैसा दूंगा। हर महीने या 2 महीने में आपके पास पैसे आते रहेंगे। अरे नहीं नहीं समधी जी, हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। दहेज तो बहुत बेकार चीज होती है, आप तो बस हर महीने गिफ्ट भेजते रहना। अब वो चीज तो आपकी बेटी ही इस्तेमाल करेगी ना, तो बस हर महीने गिफ्ट भेज देना याद से। हाँ हाँ, बिल्कुल भेज देंगे। शादी के 1 महीने बाद ही एक बढ़िया गाड़ी भिजवा देंगे, आप फिक्र मत करना। कामिनी जी और राजेश जी ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। और कुछ समय बाद दीपिका और विकास की शादी हो जाती है और आज दीपिका का गृह प्रवेश हो रहा था। देखो बहू, घर बहुत बड़ा है, तुम्हारा रूम भी बहुत बड़ा है, घर में नौकर चाकर है, तुम्हें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। दीपिका तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम इस घर में एकदम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हें कोई भी परेशानी हो ना तो डायरेक्ट मुझे बताना, और कोई भी चीज चाहिए हो तो बेझिझक बोलना, मैं सब अरेंज कर दूंगी, ठीक है? अरे वाह, मेरे ससुराल वाले तो कितने अच्छे हैं। तभी वहाँ पर घर की पुरानी नौकरानी शीला जूस लेकर आती है। दीपिका, ये शीला है, ये हमारे घर की बहुत पुरानी नौकरानी है। अगले दिन सुबह दीपिका अकेले ही किचन में अपनी पहली रसोई बना रही थी। दीपिका, आज तो संडे है, मेरा हॉलिडे है, लाओ आज तुम्हारी पहली रसोई में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे नहीं जेठानी जी, मैं कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं दीपिका, तुम यहाँ बहुत खुश रहोगी, यहाँ सभी बहुत अच्छे, सास ससुर, तुम्हारे हस्बैंड विकास और ननद तान्या भी, और तुम तो मुझे बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी लगती हो। मेरी भी एक छोटी बहन है, पर वो बहुत शरारती है, तुम तो एकदम शांत लग रही हो। जेठानी जी, अभी मैं नई हूँ ना, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन धीमे धीमे सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। महीने की पहली तारीख थी। बहू दीपिका, तुझे अपने मायके नहीं जाना क्या? पूरा 1 महीना हो गया है, तू पग फेरे पे गई थी, उसके बाद से अपने माँ बाप से मिलने नहीं गई। जा आज मिल कर आ। ठीक है माँ जी, मैं आज ही हो आती हूँ। यार सासू माँ कितनी अच्छी हैं। दीपिका अपना बैग पैक करके जाने लगती है, तभी आरोही वहाँ आती है। अरे दीपिका, कहाँ जा रही हो? जेठानी जी, मैं मायके जा रही हूँ। ओहो, मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आएगी, जल्दी आना। जेठानी जी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। दीपिका अपने मायके आ जाती है। पापा मम्मी, कैसे हैं आप दोनों? अरे दीपिका, तू अचानक कैसे आ गई?
वो पापा सासू माँ ने खुद मुझे भेजा है। उन्होंने कहा कि शादी को 1 महीना पूरा हो गया है तो जाओ अपने माँ बाप से मिलकर आओ। सुनियो ने मीना, 1 महीना पूरा हो गया है, अब उन लोगों को गिफ्ट का इंतजार होगा। दीपिका अपने माता पिता से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर करते हैं। मम्मी आपको पता है? अरे दीपिका मैं बहुत बिजी हूँ, हम बाद में बात करेंगे। मीना जी और अशोक जी उसे इसी तरह इग्नोर कर देते हैं। अगले दिन दीपिका वापस अपने ससुराल आ जाती है। आरोही अपने ऑफिस जा चुकी थी। कामिनी जी हॉल में बैठी हुई थी। इधर आ महारानी, ये बता तेरे बाप ने तुझे कुछ दिया नहीं क्या? नहीं माँ जी, पापा ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैं गिफ्ट के बारे में बात कर रही हूँ। तेरे बाप ने हमसे वादा किया था कि और महीने तुझे और हमें गिफ्ट के नाम पर पैसे और सामान भेजा करेगा। क्या हुआ उस वादे का? पहले महीने तो गाड़ी की बात हुई थी, गाड़ी नहीं दी तेरे बाप ने। नहीं माँ जी, पापा ने तो मुझे गाड़ी या पैसों के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा तो अभी लगा अपने बाप को फोन और स्पीकर पर डालकर बात कर। दीपिका अशोक को फोन लगाती है। दीपिका देख बेटा, हमने तेरी शादी कर दी, हमारा बस यहीं तक फर्ज था, अब हमें फोन कर करके परेशान मत कर। पापा सासू माँ कह रही है कि आपने हर महीने गिफ्ट देने का वादा किया था। अरे हमारे पास अब कुछ नहीं है बेटा, जो थोड़ा बहुत था वो हमने तेरी शादी में लगा दिया, अब हम कुछ नहीं दे सकते और अब मुझे कभी फोन मत करना। अशोक जी फोन काट देते हैं। तेरा बाप तो अब हमें कुछ नहीं दे रहा। अब तू बता कि तू हमें गाड़ी और पैसे कैसे देगी? मैं कहाँ से लाऊंगी माँ जी, मैं कोई जॉब तो करती नहीं हूँ। कामिनी जी गुस्से में आगे बढ़ती हैं और दीपिका का हाथ जोर से पकड़ लेती हैं। अब देख तेरे साथ क्या होगा। जब तक तेरे घर से गिफ्ट नहीं आता तब तक देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। दूर खड़े होकर शीला ये सब देख रही थी। ये भगवान, ये तो बहुत बुरा हो रहा है छोटी बहू जी के साथ। अगली सुबह आरोही अपने ऑफिस जा चुकी थी। दीपिका डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी, तभी कामिनी जी घर के सारे नौकरों को इकट्ठा करती हैं। ये लो तुम सबके पैसे, आज से तुम सबकी छुट्टी है। अब कल से इस घर में किसी भी नौकर या नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। सारे नौकर वहाँ से चले जाते हैं। शीला भी कहीं चली गई थी। सुन ले महारानी, अब से इस पूरे बड़े घर की रोज सुबह और शाम 2 बार साफ सफाई होगी और चाय से लेकर रात के डिनर तक का सारा खाना अब अकेली तू ही बनाएगी। और सासू माँ, मैं अकेली ये सब कैसे करूँगी? मुझसे जुबान लड़ाती है, जैसे बोल रही हूँ ना वैसा ही कर। रात का समय हो जाता है। सभी घर वाले बैठकर खाना खा रहे थे और दीपिका सभी को खाना सर्व कर रही थी। अरे माँ जी, आज घर में कोई नौकर नहीं दिख रहा और ये दीपिका अकेली ही इतना सारा काम क्यों कर रही है? अरे बड़ी बहू क्या बताऊं, तेरी देवरानी ने आज सारे नौकर ये कहकर भगा दिए कि वो ठीक से काम नहीं करते। बोली मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, सब कुछ खुद संभाल लूंगी। हमने तो बहुत मना किया था। दीपिका ये सच है क्या? तुम अकेले इतना काम क्यों कर रही हो? दीपिका कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी कामिनी जी उसे घूर कर देखने लगती हैं। हाँ हाँ जेठानी जी, अब मैं तो इस घर की बहू हूँ ना, तो मैं तो ये घर का काम वगैरह कर ही सकती हूँ। अरे वाह, कितनी अच्छी है मेरी देवरानी। लेकिन दीपिका, अगर काम करने में ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं एक नौकर रख लूंगी। अगले दिन सुबह का समय था। आरोही अपने ऑफिस में गई हुई थी। दीपिका किचन में दूध उबाल रही थी, तभी कामिनी जी किचन में आती हैं। क्या हुआ, आज भी तेरे घर से वो गिफ्ट नहीं आया ना? सासू माँ मैं क्या करूँ, मैंने कल भी अपने घर वालों को फोन किया था लेकिन वो लोग मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। अच्छा फोन नहीं उठा रहे तो अब तू देख। कामिनी जी दीपिका के दोनों हाथ पकड़ती हैं और उन्हें उस खौलते हुए दूध के बर्तन के ऊपर रख देती हैं। भाप और गर्म दूध की वजह से दीपिका के हाथ बुरी तरह से जल जाते हैं। माँ जी छोड़िए, मेरा हाथ जल रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये जो तेरे जले हुए हाथ है ना, ये तुझे हर पल मेरी याद दिलाएंगे। और अगर तेरे बाप ने पैसे नहीं भेजे ना, तो अभी तो सिर्फ तेरे हाथ जले हैं, एक दिन तू भी पूरी की पूरी जल जाएगी। घर के दरवाजे पर खड़ी शीला ने यह सब देख लिया था। कामिनी जी शीला को देख लेती हैं और वो जल्दी से उसके पास जाती हैं। तू यहाँ क्या कर रही है? वो मालकिन, आपने कल मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए थे, मैं तो बस वही पैसे लौटाने आई थी। तू ये बता, तू क्या देख रही थी अभी? कुछ नहीं मालकिन, मैंने कुछ नहीं देखा। ठीक है, अब निकल यहाँ से और आइंदा यहाँ आना भी नहीं। शीला वहाँ से चली जाती है। उधर कमरे में दीपिका अपने जले हुए हाथों को देखकर रो रही थी। तभी विकास वहाँ आता है। सुनिए जी, प्लीज मेरे हाथ पर कुछ लगा दीजिए ना, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। अच्छा जलन हो रही है, ठीक है मैं अभी तेरा सारा दर्द ठीक कर देता हूँ। विकास नमक लाता है और दीपिका के जले हुए हाथों पर ढेर सारा नमक डाल देता है। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। लो ये छिड़क दिया मैंने तुम्हारे जले पर नमक, अब आएगा ज्यादा दर्द का मजा। विकास वहाँ से चला जाता है। दीपिका बाथरूम में जाती है और पानी के नीचे अपने हाथ धोती है।
क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो सोचा था कि ये घर वाले कितने अच्छे, लेकिन ये तो बहुत बुरे। ये लोग इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। शाम का समय हो जाता है। आरोही अपने ऑफिस से लौट आई थी। सब लोग हॉल में बैठे थे। तभी दीपिका सबके लिए जूस लेकर आती है। तभी आरोही दीपिका के हाथों की तरफ देखती हुई बोलती है, अरे दीपिका, तुम्हारे ये दोनों हाथ कैसे जल गए? अरे बहू, अब क्या बताए तुझे, तू अपनी सासू माँ से ही पूछ ले। अरे बहू, क्या बताऊं इस लड़की का। ये ना किचन में दूध उबाल रही थी और साथ में पता नहीं फोन में क्या ऊपर नीचे कर रही थी। हाँ याद आया, फोन में रील देख रही थी। अब ध्यान फोन में था तो पता नहीं क्या हुआ और इसने खौलता हुआ दूध अपने ही हाथों पर गिरा लिया। अरे देवरानी जी, आप भी क्या करती हो? पहले अपने काम पर फोकस किया करो ना। देखो ना कितना जल गए हैं हाथ। चलो मेरे साथ कमरे में चलो, मैं इन पर अच्छी दवा लगा देती हूँ। आरोही दीपिका को अपने कमरे में लाती है और उसके जले हुए हाथों पर दवाई लगा देती है। क्या हुआ दीपिका, तुम इतना रो क्यों रही हो? जेठानी जी, वो दीपिका बोलने ही वाली होती है कि तभी कामिनी जी कमरे में आ जाती हैं। अरे बड़ी बहू, तुम थक कर ऑफिस से आई हो, तुम आराम करो। मैं लगा देती हूँ दीपिका को दवाई, तुम आराम करो। आरोही वहाँ से चली जाती है। आरोही के जाते ही कामिनी जी दीपिका के जले हुए हाथों पर बहुत जोर जोर से दवाई लगाने लगती है। अगर आरोही के सामने अपना मुंह खोला या कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो फिर ध्यान रखना कि अगली बार तेरे हाथ नहीं तेरा मुंह जलाऊंगी, समझी? अगले दिन आरोही ऑफिस गई हुई थी। दीपिका हॉल में बैठी हुई थी। तभी वहाँ कामिनी जी की शादीशुदा बड़ी बेटी मीरा वहाँ आती है। महारानी, तेरे बाप ने अभी तक कुछ नहीं भेजा ना? आज मैं तुझे बताती हूँ। चल उठ यहाँ से, आज मैं तुझे अंधेरे कमरे में बंद करूंगी। कामिनी जी दीपिका को खींचकर एक कमरे में लाती हैं और बंद कर देती हैं। माँ, ये आप क्या कर रही हो छोटी भाभी के साथ? इतना बेकार व्यवहार क्यों कर रही हो आप? तू मुझे मत सिखा, वो इसी लायक है। माँ, आप अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो ना, मुझे तो अब ये डर लग रहा है कि किसी दिन मेरे ससुराल वाले कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार न करने लगे। मैंने कहा ना, तू मुझे मत सिखा। ठीक है, करिए अपनी मन की, जा रही हूँ मैं यहाँ से। मीरा वहाँ से चली जाती है। रात का समय हो जाता है। आरोही किसी काम से बाहर गई हुई थी। दीपिका अपने कमरे में थी। तभी विकास ड्रिंक करके वहाँ आता है। तेरे बाप ने पैसे नहीं भिजवाए ना अभी तक? लोग पैसे नहीं भेजेंगे, उन्होंने मना कर दिया। प्लीज आप लोग मुझे परेशान मत कीजिए। अच्छा, भगा दिया? विकास कमरे के कोने से एक मोटा सा डंडा उठाकर लाता है। देख, मैं तुझे आज कितने अच्छे से सबक सिखाता हूँ। विकास उस डंडे से दीपिका को पीटना शुरू कर देता है। दीपिका जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुप, अगर चिल्लाएगी ना तो और जोर से पीटूंगा। विकास उसे बहुत पीटता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे थे। दीपिका वहाँ आती है। उसके सिर और हाथ पर पट्टियां बंधी थी। अरे बाप रे दीपिका, ये क्या हुआ? तुम्हारे माथे और हाथों पर इतनी चोट कैसे लग गई? अरे बड़ी बहू, क्या बताऊं इस लड़की का। कल रात को ये उठी थी और किचन में पानी पीने गई थी। अब कल रात को इसने खाना बनाया था, लेकिन किचन की साफ सफाई ठीक से नहीं की थी। फर्श पर तेल फैला हुआ था, तो बस इसका पैर फिसला और ये गिर गई। हाँ हाँ भाभी, हमारे सामने ही गिरी थी ये। हमने आपको ना परेशान नहीं किया क्योंकि आप सो रही थी। अरे देवरानी जी, आप क्या करती हो? कभी अपने हाथ जला लेती हो तो कभी फर्श पर फिसल कर गिर जाती हो। थोड़ा संभल कर और ध्यान से काम किया करो ना। रात का समय हो जाता है। दीपिका अपने कमरे में थी। तभी आरोही चाय लेकर वहाँ आती है। अरे दीपिका, अकेले अकेले क्या कर रही हो? चलो हम दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत दुखी हो। बताओ ना, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं जेठानी जी, बस वो ऐसे ही थोड़ा दर्द हो रहा था ना चोट में, मैं गिर गई थी ना इसलिए, और कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद आरोही वहाँ से चली जाती है। अगले दिन संडे था। आरोही घर पर ही थी। वो घर के बाहर खड़े होकर मोहल्ले की औरतों से बात कर रही थी। तभी वहाँ शीला आ जाती है। अरे शीला, कैसी हो? कहीं और काम मिला क्या? और बच्चे कैसे हैं आपके? हाँ, सब ठीक है। वैसे आपको पता है? शीला बस बोलने ही वाली होती है कि तभी वहाँ कामिनी जी आ जाती हैं। ये तू यहाँ क्या कर रही है? तू जा यहाँ से, बस फालतू बात करती रहती है। शीला वहाँ से चली जाती है। मम्मी जी, ये क्या था? अरे बड़ी बहू, नौकर की बातों पर ध्यान मत दिया कर। ऐसी औरतें बहुत बेकार होती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आरोही बाजार में शॉपिंग कर रही थी। तभी उसे शीला मिल जाती है। शीला, उस दिन तुम मुझे क्या बता रही थी? अरे मीम साहब, आपके ससुराल वाले हैं ना, वो आपकी देवरानी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। क्या? आपके घर के सामने जो घर बना हुआ है ना, मैं भी अभी उसी में काम कर रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो लोग उसे कैसे तड़पाते हैं। एक दिन वो आपकी ननद तानिया ने दीपिका जी के ऊपर पोछे का गंदा पानी डाल दिया और बोला कि अब दोबारा पूरा घर साफ कर। और जो उनका पति है ना विकास,
वो उन्हें रोज मारता है। मैंने खुद उनके चीखने की आवाजें सुनी है। हाँ, आपके ससुराल वाले दीपिका जी को बहुत परेशान करते हैं। सच में मैंने ये सब कुछ देखा है। शीला ये बोलकर वहां से चली जाती है। आरोही ये सब सुनकर बहुत गुस्से में घर आ जाती है। सभी घर वाले हॉल में बैठे हुए थे। मुझे शीला ने सब कुछ बता दिया है। आप लोग दीपिका को मारते पीटते हैं और उसे टॉर्चर करते हो। अरे नहीं बहू, वो शीला तो घरों में आग लगाने वाली औरत है। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वो तो एकदम सफेद झूठ बोल रही है। हमने उसे काम से निकाल दिया ना, इसीलिए वो तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें भड़का रही है। अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो अपनी देवरानी से ही पूछ लो। दीपिका, सच सच बताना, क्या ये लोग तुम्हें परेशान करते हैं? तुम डरो मत किसी से, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे सच बताओ। दीपिका कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी कामिनी उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगती है। नहीं जेठानी जी, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। आपको तो पता है, जब मैं गिर जाती हूँ ना तो ये सब मेरी मरहम पट्टी करते हैं, और मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सच में सब लोग बहुत अच्छे हैं। वो शीला झूठ बोल रही है। मुझे नहीं पता था कि शीला इस तरह की औरत है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है। आरोही वहां से चली जाती है। रात का समय हो जाता है। दीपिका बहुत परेशान हो गई थी। अब जैसे तैसे छुपकर छत पर आ जाती है। बस बहुत हो गया, आज मैं ये कहानी खत्म कर दूंगी। अब मुझे और नहीं जीना। दीपिका बस कूदने वाली होती है कि तभी आरोही हाथ में लैपटॉप लिए वहां आ जाती है। दीपिका रुको। आरोही दीपिका को पीछे खींच लेती है और एक जोरदार थप्पड़ मारती है। क्या कर रही थी तू? गिर जाती, मर जाती। पागल हो गई है क्या? जेठानी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। और शीला सच बोल रही थी। ये घर वाले मुझे बहुत परेशान करते, मुझे जानवरों की तरह मारते पीटते। जब आप ऑफिस चली जाती है तब ये लोग मेरे साथ राक्षसों जैसा व्यवहार करते हैं। ये तो क्या बोल रही है दीपिका? जेठानी जी, मेरे पापा ने शादी के बाद इन्हें गिफ्ट और पैसे देने का वादा किया था, और मेरे पापा अब वो नहीं दे रहे। इसीलिए ये लोग मुझे टॉर्चर करते हैं। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तो फिक्र मत कर दीपिका, बस कल तक का इंतजार कर। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, उसके बाद आकर इन लोगों को इनकी असली औकात दिखाऊंगी। और सुन, आइंदा ऐसा उल्टा सीधा करने की सोचना भी मत। अगले दिन आरोही अपनी मीटिंग के लिए चली गई थी। आरोही के जाते ही कामिनी दीपिका का सूटकेस घर के बाहर फेंक देती है। बात हो गया तेरा नाटक। तेरे घर से कोई दहेज और पैसे नहीं आ रहे ना, तो अब तू निकल जा हमारे घर से। सब लोग दीपिका पर बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, तभी वहाँ आरोही आ जाती है। देख लिया मैंने आप लोगों का असली चेहरा। कल रात इसने मुझे सब कुछ बता दिया था। कल रात ये लड़की आप लोगों के टॉर्चर के चक्कर में छत से कूदकर जान देने जा रही थी। आप लोग इसके साथ सिर्फ इसलिए जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हो क्योंकि इसके घर से पैसे नहीं आए। अरे बहू, तो गलत समझ रही है। चुप रहिए, मैं सब समझ रही हूँ। आप लोग मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि मैं पैसे कमाती हूँ और आपको अपना क्रेडिट कार्ड देती हूँ, और ये बेचारी पैसे नहीं दे रही तो आप इसे मार रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आज मैं आप सबको आपकी असली औकात दिखाऊंगी। आज इस घर से ये अकेली बाहर नहीं जाएगी। आरोही जल्दी से अपना सूटकेस खोलती है। अरे बहू, तुम ये क्या कर रही हो? अब मैं भी इसके साथ जाऊंगी। मैं एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन हूँ। सबसे ज्यादा पैसे मैं ही कमाती हूँ इस घर में। मैं अकेले रह सकती हूँ। मुझे आप जैसे लालची और घटिया लोगों की कोई जरूरत नहीं है। आरोही दीपिका को अपने आलीशान फार्म हाउस पर ले आती है। अब तू बिल्कुल फिक्र मत कर। अगले दिन सुबह पूरा परिवार हॉल में बैठा था, तभी वहाँ एक वकील आता है। वकील के साथ कुछ पुलिस वाले भी थे। मिस्टर राजेश, ये घर आपकी बड़ी बहू आरोही जी के नाम पर है। उन्होंने ये प्रॉपर्टी खाली करने का लीगल नोटिस भेजा है। आपको अभी इसी वक्त ये घर खाली करना होगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम, ये घर आरोही जी के पैसों से खरीदा गया था और पेपर्स उन्हीं के नाम पर है। अगर आप लोग खुद नहीं जाएंगे तो हम आपको धक्के मार कर बाहर निकालना हमें पड़ेगा। पुलिस वाले सारे पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी आलोक का फोन बजता है। आलोक फोन पर बात करता है। माँ, बाबूजी, मुझे और विकास को हमारी कंपनी से निकाल दिया गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? घर से भी बेघर हो गए। मेरे दोनों बेटों की नौकरी भी चली गई। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इधर आरोही के आलीशान फार्म हाउस में आरोही और दीपिका कॉफी पी रही थी। दीपिका, मैंने उन लोगों को उस घर से बाहर निकलवा दिया। वो लोग सड़क पर आ गए। विकास और आलोक मेरी कंपनी की छोटी ब्रांच में ही काम करते थे। मैंने उन्हें कंपनी से निकलवा दिया। अब देखना, भूखे पेट रहकर इन लालची लोगों की अकल कैसे ठिकाने आती है। उधर कामिनी जी, राजेश जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। भैया, बाबूजी और माँ की हालत बिगड़ गई है। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। मैं जैसे तैसे भाभी के इस फार्म हाउस का पता करके लाया हूँ। वो वहीं गई होंगी। हमें उनसे ही मदद मांगनी पड़ेगी। चलो वहीं चलते हैं। विकास, आलोक और तान्या कामिनी जी और राजेश जी को आरोही के फार्म हाउस पर ले जाते हैं। तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? भागो यहाँ से। बहू, हमें माफ कर दे। दीपिका सास ससुर की ये हालत देखकर इमोशनल हो जाती है। जेठानी जी, रहने दीजिए ना।
प्लीज मान जाइए। देखिए सासू माँ और ससुर जी की हालत सच में बहुत खराब है, कम से कम इंसानियत के नाते इनका इलाज तो करवा देते हैं। ठीक है दीपिका, तू कह रही है इसलिए मैं इन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा रही हूँ। और सुन लो तुम सब, वो जो घर है ना वो तुम लोग रख लो। मैंने तुम भिखारियों को दान में दे दिया वो घर, लेकिन याद रखना मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। आरोही कामिनी जी और राजेश जी को एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती हैं। कुछ दिनों बाद कामिनी जी और राजेश जी ठीक हो जाते हैं और आरोही के पास आते हैं। छोटी बहू हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया, हमें हमारे किए की सजा मिल गई है। नहीं माँ जी, जो गलती आपने की है ना उसकी माफी कभी नहीं मिल सकती। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं थी, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी? मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। आप लोग माफी के लायक नहीं हो, चले जाओ आप सभी यहाँ से। दीपिका की बातें सुनकर राजेश और कामिनी वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बाद विकास और आलोक फार्म हाउस पर आते हैं। आरोही प्लीज वापस आ जाओ। दीपिका मुझे माफ कर दो, मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो। दीपिका ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। नहीं दीपिका, इमोशनल नहीं होना है। अगर हम आज फिर से इमोशनल होकर इनके साथ चले गए तो 2 दिन बाद ये लोग फिर हमें वैसे ही कमजोर समझकर वही सब करेंगे। देखिए, हम दोनों उस घर में वापस नहीं जाएंगे। अगर आप दोनों को हमारे साथ रहना है तो आपको अपने माँ बाप को वो घर छोड़कर हमारे साथ हमारे फार्म हाउस में आकर रहना होगा। मंजूर है? विकास और आलोक मान जाते हैं और अपने घर आकर अपने सूटकेस पैक करने लगते हैं। अरे विकास, आलोक, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हैं? वो हम जा रहे हैं माँ अपनी पत्नियों के साथ रहने के लिए। बेटा, हमें इस बुढ़ापे में अकेला छोड़कर मत जाओ। राजेश जी और कामिनी जी आलोक और विकास को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं रोकते। कुछ समय बाद मीरा राजेश जी और कामिनी जी से मिलने आती हैं। क्या हुआ माँ? विकास और आलोक कहाँ गए? वो दोनों हमें अकेला छोड़कर चले गए। सही किया उन्होंने। आप लोगों ने कितना परेशान करते थे। क्या आप लोगों को इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आई? बड़ी भाभी दहेज और पैसा लाई थी और छोटी भाभी कितनी संस्कारी थी, दिन रात आपकी सेवा करती थी, लेकिन आपके लालच ने सब खत्म कर दिया। आप लोग सच में बहुत बेकार इंसान हो। अब मैं भी इस घर में नहीं आऊंगी, आप दोनों अकेले ही रहो। मीरा ये बात बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन कामिनी जी, राजेश जी और तान्या आरोही के फार्म हाउस पर पहुँचते हैं। बहू, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दो बहू। हाँ, हमें माफ कर दो बहू, हमें अपने किए की सजा मिल गई है। ठीक है माँ जी, हमने आपको माफ किया, मैंने भी आप लोगों को माफ किया। पूरा परिवार एक साथ वापस घर लौट आता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आरोही और दीपिका को अपने ससुराल वालों को माफ करना चाहिए था या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।